और दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 21 अप्रैल 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। तो दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे कि लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव को जान से मारने की धमकी मिली थी। जी हां, फोन से औरंगाबाद से जान से मारने की धमकी मिली थी, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और 24 घंटे के अंदर अंदर लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव को जान से मार देने की धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, गिरफ्तार युवक का नाम सुनील कुमार मंडल है, जो कि आरजेडी विधायक का साला है। इसका खुलासा युवक ने न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के दौरान किया है। आपको बता दूं कि लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव को जब जान से मारने की धमकी मिली तो पूरे बिहार में खलबली मच गई, जब सभी मीडिया इसको कवरेज करने लगे कि आखिर बात क्या है कि लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव को मारने की धमकी मिली है। लेकिन अब जो राहत वाली खबर सामने आई है कि लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव को धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों बिहार में विपक्षी दल लगातार महागठबंधन पर जंगल राज का आरोप लगाता है, लेकिन अब खुद बीजेपी ही जंगल राज की तरह काम करने लगा है। जहां बीजेपी विधायक का गुंडागर्दी सामने आया है, बीजेपी विधायक का दबंगई सामने आया है। जब बिहार में बीजेपी के एक विधायक ने सीओ अधिकारी की जमकर की पिटाई कर दी। बीजेपी विधायक की दबंगई पूरे बिहार की मीडिया कवरेज करने लगा है कि आखिर जो बीजेपी ये दावा कर रही है कि बिहार में जंगल राज है, अब महागठबंधन की सरकार में अपराध खुलेआम कांड कर रहे हैं, खुलेआम घटना को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन वहीं पर बीजेपी विधायक गुंडागर्दी पर उतर गई है। बीजेपी विधायक पर आरोप लगा है कि वे सीओ की पिटाई की, या सीओ ने भी इसको लेकर के थाने में आवेदन दे दिया है। आपको बता दें कि भाजपा विधायक राजू सिंह पर अधिकारी से मारपीट का आरोप लगा है। यह आरोप मुजफ्फरपुर के ही एक अंचल अधिकारी और राजस्व कर्मचारी ने लगाया है। इसको लेकर के प्राथमिकी दर्ज कराई है। अब इस पर सियासत भी तेज हो गई है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि मामले का जांच हो रही है। अधिकारी ने प्राथमिकी दर्ज करवाई है। साथ ही उन्होंने राजू सिंह की दबंगई पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार है, कानून का राज है, कोई भी इसे तोड़ेगा तो फिर उसे बख्शा नहीं जाएगा। बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा सबके सामने है। बीजेपी विधायक खुलेआम गुंडागर्दी कर रही है, खुलेआम दबंगई कर रही है। आपको बता दें कि साहेबगंज से बीजेपी विधायक राजू सिंह एक बार फिर से विवादों में हैं, जहां उन पर दबंगई का आरोप लगा है। उनके खिलाफ मुजफ्फरपुर के पारू प्रखंड अंचल अधिकारी और फिर राजस्व कर्मचारी ने SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया है। आरोप है कि राजू सिंह ने न सिर्फ उनको पीटा बल्कि जम करके गालियां दी या गाली गलौज की। दोस्तों राजद से ज्यादा अपराध करने वाला और अपराधी लोग देश की किसी पार्टी में नहीं है। तेजस्वी यादव को किसी विषय का ज्ञान नहीं है, किसी विषय की जानकारी नहीं है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर उर्फ PK ने इन्हीं शब्दों के माध्यम से बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को अपने निशाने पर लिया है। ये वाहन मेरा नहीं है बल्कि प्रशांत किशोर का है। अपनी जनसुराज पद यात्रा के दौरान वैशाली में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने आरजेडी और तेजस्वी यादव के साथ ही शराबबंदी को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार की बेवकूफी और अहंकार के कारण आज सैकड़ों लोग जहरीली शराब के कारण अपना जान गंवा रहे हैं। जनसुराज पद यात्रा के दौरान वैशाली के भगवानपुर प्रखंड में मीडिया से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार के लोगों को मूर्ख समझा जाता है, लेकिन क्या तेजस्वी यादव मुझसे अच्छा इंग्लिश फ्रेंच बोल सकते हैं? प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव हमसे अच्छा भोजपुरी बोलेंगे क्या, लेकिन तेजस्वी को ना इंग्लिश आती है और ना ही ठीक ढंग से भोजपुरी बोलनी आती है। उन्होंने जीवन में कुछ पढ़ा ही नहीं है और किसी विषय का कोई ज्ञान ही नहीं है। प्रशांत किशोर ने आगे कहा है कि जब जनता तेजस्वी से रोजगार के बारे में पूछती है तो फिर वे कहते हैं कि भाजपा को रोको, और ये बोल करके वे लोगों को मूर्ख बनाते हैं। यानी कि तेजस्वी यादव सीधा सीधा लोगों को बेवकूफ समझते हैं, ये कहना है प्रशांत किशोर का। आप क्या कहते हैं कि सच में तेजस्वी यादव बिहार के लोगों को मूर्ख समझती है, बिहार के लोगों को बेवकूफ बनाती है? ये बात सच है या झूठ, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। हम आपका कमेंट का इंतजार करेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि यूट्यूबर मनीष कश्यप को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि मनीष कश्यप को कोर्ट का बड़ा झटका लगा है। मनीष कश्यप को और लंबे समय तक जेल में रहना पड़ सकता है। जी हां, यूट्यूबर मनीष कश्यप को फिलहाल मदुरई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। जब मिली जानकारी के अनुसार मदुरई कोर्ट ने बुधवार को हुई सुनवाई के बाद मनीष कश्यप को 15 दिन के लिए पुलिस की रिमांड में भेज दिया है।
दरअसल तमिलनाडु पुलिस ने मामले में जांच के लिए 15 दिनों की रिमांड की मांग की थी। इस मांग पर कोर्ट ने मंजूर करते हुए मनीष कश्यप की रिमांड अवधि बढ़ा दी है। ऐसे में तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों पर कथित हमले के फर्जी वीडियो प्रचारित और प्रसारित करने के मामले में यूट्यूबर मनीष कश्यप की मुश्किलें और भी बढ़ गई है। दोस्तों, बिहार की राजनीति में खलबली मचा देने वाली एक खबर सामने आई है। खबर यह है कि जदयू के कई विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। जी हां, जेडीयू के कई विधायक कह चुके हैं कि हम बीजेपी के साथ जाकर के बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे। यह कहना मेरा नहीं है, बल्कि बिहार के पूर्व मंत्री नीरज कुमार बबलू का है। जी हां, भाजपा के विधायक नीरज कुमार बबलू ने दावा किया है कि जेडीयू के दर्जनों विधायक उनके संपर्क में हैं। अगर यह बात सच साबित हो जाती है तो फिर बिहार की राजनीति में भूचाल आ जाएगा। जहां आपको बता दूं कि नीरज कुमार बबलू ने कहा है कि जेडीयू के नेताओं ने कमल पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। भाजपा नेता नीरज कुमार बबलू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100 एपिसोड पूरे होने को लेकर के बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा है कि जेडीयू का अस्तित्व अब खत्म हो चुका है। जेडीयू अब डूबता हुआ जहाज है जिस पर कोई सवार होना नहीं चाहता। जेडीयू के दर्जन भर से ज्यादा विधायक उनके संपर्क में हैं। वे भाजपा में शामिल होना चाहते हैं। जेडीयू अब खत्म हो चुकी पार्टी है और जल्द आरजेडी भी जेडीयू से गठबंधन तोड़ लेगी और जेडीयू के जितने भी विधायक हैं सब बीजेपी में आ जाएगी। बीजेपी के जेडीयू के कई विधायक संपर्क में हैं। जी हां, ये बड़ा दावा बीजेपी के विधायक नीरज कुमार बबलू ने किया है। तो क्या आपको लगता है कि सच में जेडीयू के विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं या फिर नीरज कुमार सिंह बबलू झूठ बोल रहे हैं? आप अपना राय नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। हम आपके कमेंट को पढ़ते हैं और जवाब भी देते हैं। दोस्तों, बिहार के छपरा से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां पर एक परिवार के गैर मौजूदगी में उनके घर का ताला तोड़ दिया जाता है और जबरन घर में घुस करके कब्जा कर लिया जाता है। जब पीड़ित परिवार को इस बारे में खबर होती है तो फिर सभी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। दरअसल बात यह है कि छपरा जिले के पानापुर थाना क्षेत्र के सतजोरा गाय टोला की रहने वाली संध्या देवी की गैर मौजूदगी में जय नारायण सिंह नामक व्यक्ति जबरन घर का ताला तोड़ करके घर कब्जा कर लिया जाता है। यहीं पर नहीं, आंगन में कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू कर दिया जाता है। जब इस बात की जानकारी संध्या देवी को हुई तो फिर वे आनंद फानन अपने घर आए और उनको घर छोड़ करके जाने के लिए कहा, लेकिन कब्जा जमाए बैठे व्यक्ति उनकी एक ना सुनी। लास्ट में थक हार करके संध्या देवी पुलिस थाने का चक्कर भी लगाया, जहां पुलिस प्रशासन घर पर भी आया, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद फिर से बार बार थाने में इस संबंध में आवेदन दिया गया, लेकिन संध्या देवी को कोई भी मदद नहीं मिली। आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं यही है संध्या देवी, जहां इन्हीं के घर को जबरन कब्जा कर लिया गया है। आपको बता दूं कि संध्या देवी के परिवार गरीब हैं, जहां उनकी मदद करने के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि कोई भी पावरफुल व्यक्ति आपके घर में आकर के जबरन कब्जा कर ले, आपके पास घर से संबंधित सभी कागजात सभी दस्तावेज मौजूद क्यों ना हो, लेकिन कब्जाधारी को हटाने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती है। ये तो सीधा सीधा बिहार में जंगल राज की तरफ इशारा कर रहा है। अगर हमारे बिहार में ऐसे ही गरीबों को सताता रहा और पुलिस प्रशासन पीड़ित परिवार की एक भी नहीं सुनी तो फिर ये सीधा सीधा बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा होता है। ऐसे में पुलिस प्रशासन और फिर वहां के जनप्रतिनिधियों से मेरी विनती है कि जैसे भी हो इन गरीब परिवार की मदद की जाए और इनको घर वापस दिया जाए। जो भी कब्जेधारी घर को कब्जा करके बैठे हों उनको वहां से हटाया जाए। ये मेरा पुलिस प्रशासन से और वहां की तमाम लोकल जनप्रतिनिधियों से अपील है। आपको बता दें कि संध्या देवी के पास घर का सारा कागजात सभी डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। मेरा इसमें राय यही है कि जल्द से जल्द इनको इनका घर वापस दिया जाए और जो भी कब्जा करके बैठे हैं इनको तुरंत वहां से हटाया जाए, क्योंकि बिहार में महागठबंधन की सरकार है और महागठबंधन के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि बिहार में कानून का राज है, जंगल राज नहीं है। अगर ऐसा कानून का राज है तो फिर ऐसे कैसे चलेगा? ये तो किसी तरीके से कानून का राज नहीं लगता है, ये तो सीधा सीधा जंगल राज लगता है। क्योंकि आपके अपने जमीन पर आपका अपना घर है, वो भी आपके नाम से है, लेकिन कोई दूसरा आकर के आपके घर को कब्जा कर लिया जाता है और पुलिस प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देती है, तो ये जंगल राज नहीं तो और क्या। मैं फिर से ये वहां के जनप्रतिनिधियों और फिर वहां के पुलिस प्रशासन से ये अपील करता हूं कि इनके घर को जल्द से जल्द वापस इनको दिया जाए, सौंपा जाए और वहां से कब्जाधारी को हटाया जाए। दोस्तों, बात करते हैं कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव
हरीश रावत ने गुरुवार को कहा कि उनकी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से राजनीतिक बातचीत हुई, लेकिन उन्होंने इस पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि उन्हें पार्टी का हाईकमान द्वारा किसी खास मिशन के लिए पटना भेजा गया था। जब कांग्रेस महासचिव ने बुधवार शाम नीतीश कुमार से हुई अपनी मुलाकात का सोशल मीडिया पर फोटो भी शेयर किया है और लिखा है कि 2024 में विपक्ष की एकता की बुलंद आवाज नीतीश कुमार है। हालांकि मुलाकात के बारे में पूछे जाने पर हरीश रावत ने कहा कि नीतीश कुमार उनके पुराने दोस्त हैं और वे पटना उनके अच्छे कामों की सराहना करने के लिए ही आए थे। जब उन्होंने कहा कि वे हमारे पुराने दोस्त हैं, जब वे अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा काम को नमस्कार करना सबका दायित्व होता है। जहां हरीश रावत ने माना है कि दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि हम कोई संत तो नहीं है, जब राजनीति लोग मिलते हैं तो फिर राजनीतिक बात तो होती ही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के भोजपुर जिले में 5 हथियारबंद लुटेरे एक बैंक को लूटने के इरादे से दाखिल हुए, मगर हथियार खराब होने के कारण वे अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। मामले में पुलिस ने जानकारी दी है कि शाहपुर थाना क्षेत्र के बिटोली गांव में बुधवार दोपहर को मध्य बिहार ग्रामीण बैंक की शाखा में फेस मास्क पहने हथियारबंद लुटेरे घुस आए। उन्होंने बंदूक की नोक पर बैंक कर्मचारियों और फिर ग्राहकों को पकड़ लिया। इस बीच एक लुटेरे ने कैशियर को कैश भरने के लिए एक खाली बैग दे दिया। कैशियर के मना करने पर एक लुटेरे ने उस पर फायरिंग कर दी, लेकिन उसकी बंदूक जाम हो गई। इसके बाद एक अन्य लुटेरे ने भी कैशियर पर गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी बंदूक भी नहीं चली। जब बैंक कर्मियों ने इसका विरोध किया तो फिर लुटेरे मौके से फरार हो गए। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। हम आपको सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि फोटो यूट्यूब के रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है। दोस्तों बात करते हैं कि भारत ने चीन को पीछे छोड़ करके अब दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाले देश का तमगा हासिल कर लिया है। यानी कि भारत दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्यिकी कोष की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की आबादी अब 142 करोड़ 86 लाख हो गई है। चीन अब तक सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश था, लेकिन अब चीन 142 करोड़ 57 लाख की जनसंख्या के साथ दूसरे नंबर पर है। वहीं भारत जब अब सबसे अधिक आबादी वाला देश बन ही गया है तो फिर इस पर सियासी बयानबाजी तो तेज होगी ही, और इस पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। जब भारत सरकार के मंत्री और भाजपा के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने बड़ी जनसंख्या को लेकर के एक बार फिर से बयान दिया है। गिरिराज सिंह एक खास समुदाय को इसकी वजह बताते हैं। जब गिरिराज सिंह खास करके टोटल मुसलमानों को बदनाम करते हैं। जब जनसंख्या बढ़ने को लेकर के, भारत में आबादी बढ़ने को लेकर के मुसलमान को बदनाम करते हैं गिरिराज सिंह लगातार बढ़ती आबादी को लेकर के बयान देते रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने खास समुदाय मुसलमान पर ही हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि देश में करीब 150 ऐसे जिले हैं जहां बच्चा पैदा करने की अनुमति बढ़ गई है। जब मंत्री ने कहा है कि ये आबादी उनकी ही है जो 1 दर्जन बच्चा पैदा करते हैं। उन्होंने कहा है कि एक खास समुदाय के लोग हैं। गिरिराज सिंह ने कहा है कि अगर मैं कुछ कहता हूं तो फिर ओबीसी कहते हैं कि मैं डराता हूं। टुकड़े टुकड़े गैंग का भी जिक्र गिरिराज सिंह ने किया है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि आज देश के अंदर जो हालात बन चुके हैं, पक्ष और विपक्ष एक साथ आए हैं। दरअसल मोदी जी जो भी कदम उठाएंगे उसका विरोध ये विपक्ष और टुकड़े टुकड़े गैंग करने वाले हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में एक बार फिर से कोरोना डराने लगा है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटे में 138 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है। वहीं पूरे बिहार में पटना में सबसे ज़्यादा 67 मरीज मिले हैं। जब पटना के अलावा खगड़िया में 10 मरीज और मुंगेर में 13 मरीज मिले हैं। लगातार नए केस मिलने के कारण एक्टिव मरीज की संख्या बढ़कर के अब 665 हो गई है। राजधानी पटना में सिर्फ एक्टिव मरीजों की संख्या 335 हो गई है, जबकि इसके अलावा गया में भी कई मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। वहीं कोरोना के कारण कई मरीज की जान चली गई है। जी हाँ, कोरोना के कारण मरीजों की जान जाने पर स्वास्थ्य विभाग चिंतित नजर आ रहा है। जब पटना के एम्स में जहां 7 महीने की बच्ची इस दुनिया से अलविदा कह गई कोरोना की वजह से, वहीं एनएमसीएच में एक बुजुर्ग की भी जान चली गई। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मोतिहारी में जहरीली शराब से जान जाने का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। जहरीली शराब पीकर के मरने वालों की संख्या 42 हो गई है। मोतिहारी में जहरीली शराब से जान जाने के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार सरकार के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। एनएचआरसी की नोटिस में कहा गया है कि 16 अप्रैल 2023 को जहरीली शराब पीने से जान जाने का
आयोग ने खुद संज्ञान लिया है। इस पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्य सचिव और फिर डीजीपी को नोटिस किया है। एनएचआरसी ने नोटिस में कहा है कि ऐसा लग रहा है कि सरकार बिहार में शराबबंदी कानून लागू करने के बाद अवैध शराब की बिक्री और खपत पर प्रतिबंध लगाने की अपनी नीति का क्रियान्वयन नहीं कर पा रही है। आपको बता दें कि बिहार के मोतिहारी में जहरीली शराब पीने से 42 लोगों की जान गई है, जबकि कई लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं, जब वही कई लोगों ने अपनी आंखों की रोशनी गंवा दी है। तो दोस्तों बात करते हैं कि एप्पल के सीईओ टिम कुक ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इस दौरान दोनों ने मौजूदा दौर में टेक्नोलॉजी के विस्तार को लेकर के चर्चा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात के बाद टिम कुक ने ट्वीट करके मुलाकात की जानकारी दी है और फोटो शेयर की है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ मिला करके गर्मजोशी से उनका स्वागत कर रहे हैं। पीएम मोदी ने मुलाकात के बाद कुक ने लिखा है कि गर्मजोशी से स्वागत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद। हम दोनों ने भारत के भविष्य पर तकनीक के सकारात्मक प्रभाव को लेकर के दृष्टिकोण शेयर की हैं। इस दौरान कुक ने भारत में एप्पल की ओर से शिक्षा और डेवलपर्स से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग और फिर एनवायरनमेंट जैसे क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई है। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने केंद्रीय रेलवे, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और फिर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद वैष्णव ने ट्वीट करके लिखा है कि टिम कुक सीईओ एप्पल के साथ मुलाकात की है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद शिवसेना के सांसद और मुख्य प्रवक्ता संजय राउत ने 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्र की सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के 100 से 110 सीटों तक सिमटने का दावा किया है। जहां एक बड़ी खबर दी है। जी हां, संजय राउत ने ये बड़ी बात कह दी है। संजय राउत ने सीधे कह दिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा हारेगी, 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी अपना सरकार बनाएगी। यानी कि संजय राउत का कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा से ज्यादा 110 सीट आ सकती है। 100 से 110 की सीट के बीच में बीजेपी रह सकती है। अगर संजय राउत की ये बात सच साबित हो जाती है तो फिर भाजपा के लिए खतरे की घंटी है। भाजपा तो पहले से ही डर गई है, क्योंकि जब से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने के लिए प्रयास करने में लगे हुए हैं, तब से भाजपा के ऊपर डर का साया मंडराने लगा है। भाजपा को डर सताने लगा है कि कहीं अगर विपक्ष एक साथ आ जाता है, गोल बंद कर लेते हैं विपक्ष, तो फिर मेरा कोई खैर नहीं। जी हाँ, भाजपा को अब डर सताने लगा है कि अगर ऐसा ही सिलसिला चलता रहा, विपक्ष एकजुट हो गए, तो साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता गंवानी पड़ सकती है और विपक्ष सत्ता पर काबिज हो सकते हैं। आपको बता दूं कि शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि देश में बीजेपी के खिलाफ लहर है और अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी 100 से 110 सीटें में से ही हाथ धो बैठेंगी। संजय राउत से जब ये पूछा गया है कि विपक्ष का प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, इस पर उन्होंने कहा है कि ये कोई भी हो सकता है। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने दावा किया है कि पीएम का चेहरा कोई भी हो, लेकिन देश 2024 में केंद्र में सत्ता परिवर्तन दिखेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो दोस्तों आपसे ये सवाल है कि क्या सच में 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे? क्या आपको क्या लगता है? आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। क्या आपको लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपना सत्ता गंवा सकती है और विपक्ष सत्ता पर काबिज हो सकते हैं? क्या लगता है आपको कि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे या फिर बनेंगे? आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में कल 17 जिले लू की चपेट में रहे। इनमें 5 जिले बेगूसराय, शेखपुरा, खगड़िया, मोतिहारी और बांका में खतरनाक लू चली। जब बिहार में लगातार 5वें दिन लू चलने से जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित रहा। हालांकि राहत की बात यह है कि शुक्रवार से बिहार में पारा कुछ दिन के लिए गिरना शुरू हो जाएगा। आईएमडी की जानकारी के मुताबिक बिहार में 24 घंटे बाद तापमान में कमी की वजह से हवा के पैटर्न में बदलाव है। अब पछुआ की जगह पूर्वीय हवा चलेगी। जब पूर्वीय हवा चलने की वजह से शुरुआती दौर में पूर्वी बिहार में कुछ जगहों पर बादल छाए रह सकते हैं। वहीं उत्तरी भारत में थंडर स्टॉर्म गतिविधियां शुरू की गई है। धीरे धीरे इसका प्रभाव बिहार पर पड़ना शुरू हो जाएगा। यहां भी आंधी पानी की स्थिति बन सकती है। फिलहाल कल बिहार में करीब 1 दर्जन से अधिक जिलों में पारे में आंशिक रूप से कमी दर्ज की गई है। इसके बाद भी बिहार में 17 जिलों में लू चली। शेखपुरा में बिहार का सबसे अधिक 43.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। लू प्रभावित जिलों के अलावा अन्य 7 जिलों में पारा अभी 40 डिग्री से ऊपर ही रहा। पटना के मौसम वैज्ञानिक आशीष कुमार ने बताया है कि हवा का पैटर्न बदलना शुरू हो गया है। इसी को लेकर के पारे में गिरावट दर्ज होगी। दरअसल थंडर स्टॉर्म गतिविधियां शुरू हो गई है। इस तरह से लू से बिहार को कुछ राहत मिलेगी।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार राज्य मदरसा कानून की शर्तों को पूरा कर रहे 107 मदरसे को वित्तीय अनुदान देने की अनुमति पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दे दी है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 24 जनवरी 2023 की इसी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य के यानी कि बिहार की 23 से अधिक मदरसों की जांच का आदेश देते हुए इन संस्थानों को मिलने वाले सभी वित्तीय अनुदान के ऊपर रोक लगा दिया था। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने लालू सरकार की सराहना की है। जैसे कि आपको पता है कि 1990 से 2005 तक बिहार में लालू राज रहा, जहां उन्हीं राज को जीतन राम मांझी ने सराहना की है। मांझी ने कहा है कि लालू सरकार में योग्य शिक्षक बहाल हुए। लालू यादव ने शिक्षक नियुक्ति के लिए जो प्रक्रिया अपनाई थी उससे पढ़ाने वाले शिक्षक चयनित हुए थे। वहीं नीतीश सरकार का नाम लिए बिना हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अभी जो शिक्षक हैं वे पढ़ाते नहीं हैं, वे बस किसी तरीके से सर्टिफिकेट व्यवस्था करके नौकरी हासिल कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि जब लालू प्रसाद मुख्यमंत्री थे, लालू यादव की सरकार थी, तब अच्छे शिक्षकों की बहाली होती थी, सभी शिक्षक योग्य होते थे और वे देश के भविष्य को संवारते थे। जबकि अभी के समय में शिक्षक अभ्यर्थी इधर उधर से डिग्री लेकर के आ जा रहे हैं और नौकरी लेते हैं। जब उन्होंने कहा है कि नई शिक्षक नियमावली बेहतर है, इसके आने के बाद अब अच्छे और योग्य शिक्षकों की बहाली होगी। इस नियमावली में कोई गड़बड़ नहीं है। आपको बता दें कि बिहार में कैबिनेट ने हाल ही में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के नई नियमावली को मंजूरी दी है। राज्य में नई नियमावली का विरोध भी हो रहा है। जहाँ सत्ता पक्ष के नेता इस नियमावली की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, तो फिर वहीं विपक्ष के नेता और फिर शिक्षक अभ्यर्थियों की ओर से लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। जीतन राम मांझी ने नई नियमावली को बेहतर बताया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने बिहार में शराबबंदी को पूरी तरीके से विफल बताया है। विफल बताते हुए इसे जुड़े 3,61,000 मुकदमे को वापस लेने और जेल बंद 25,000 लोगों को रिहा करने की मांग की है। सुशील कुमार मोदी ने संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि बिहार में शराबबंदी पूर्ण रूप से विफल है, फेल है। यह केवल नाम मात्र की शराबबंदी है। सरकार शराबबंदी की मरी हुई लाश को ढो रहे हैं। जहाँ उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्पीड ट्रायल की बात करते हैं, लेकिन अब तक स्पेशल कोर्ट का गठन नहीं किया गया है। वहीं भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी से संबंधित कानून के उल्लंघन के आरोप में करीब 3,61,000 प्राथमिकी दर्ज है। इनमें 5,17,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 25,000 लोग अभी भी जेल में हैं। इनमें 90% लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़ा जाति के लोग हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार को आम माफी का ऐलान कर दें, जब सभी मुकदमे वापस लेना चाहिए। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार चुनाव आयोग ने ट्रांसजेंडर को लोकतंत्र में सहभागिता बढ़ाने को लेकर के बड़ा फैसला लिया है। चुनाव आयोग ने ट्रांसजेंडर मोनिका दास को बिहार का चुनाव स्टेट आइकॉन बनाया है। मोनिका दास कैनरा बैंक के कंकरबाग शाखा में अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। आपको बता दें कि निर्वाचन प्रक्रिया में ट्रांसजेंडर समुदाय की सक्रिय सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए बिहार में मोनिका दास को स्टेट आइकन बनाया है। आने वाले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को ध्यान में रखते हुए आयोग ने ट्रांसजेंडर मोनिका दास को स्टेट आइकन का दर्जा दिया है। मोनिका दास भी ट्रांसजेंडर समुदाय से आती है। मोनिका दास ने अपनी शुरुआती पढ़ाई नवोदय विद्यालय बिहार से की है, जहाँ उनकी ग्रेजुएशन पटना कॉलेज से पूरी हुई है। मोनिका दास ने पटना यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री हासिल की है और अभी मोनिका कैनरा बैंक के कंकरबाग शाखा में अधिकारी के पद पर तैनात है। दोस्तों बात करते हैं कि बीजेपी बड़का झूठा पार्टी है। जी हाँ, कुछ भी कहती है, बीजेपी सिर्फ झूठ ही झूठ बोलती है। बीजेपी झूठ का मैन्युफैक्चर है, झूठ की फैक्ट्री है। झूठ बोलने का फैक्ट्री, मैन्युफैक्चर, होलसेल और डिस्ट्रीब्यूटर भी है बीजेपी। ये कहना मेरा नहीं है, बल्कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का कहना है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बीजेपी पर बरसे हैं। दरअसल सीएम नीतीश कुमार ने मोतिहारी में जहरीले शराब से जान जाने के बाद मृतकों के परिवार वालों के मुआवजा का ऐलान कर दिया है। मुआवजे के ऐलान के साथ ही उन्होंने एक बार फिर से बयानबाजी शुरू हो गई है। जब बीजेपी के नेता बताने में लगे हैं कि उनका दबाव के कारण सीएम नीतीश कुमार को झुकना पड़ा है। सीएम नीतीश कुमार कभी भी मुआवजा देने के पक्ष में नहीं थे। इसको लेकर के बीजेपी सरकार पर हमलावर थी। लंबी लड़ाई के बाद नीतीश सरकार को झुकना पड़ा है। इन बयानों पर तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जमकर के हमला बोला है और कोसा है और कहा कि हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि सबसे बड़का झूठा पार्टी मतलब बीजेपी सबसे बड़का झूठा पार्टी है। बीजेपी झूठी पार्टी है, बीजेपी झूठ की फैक्ट्री है। यहाँ तक कि बीजेपी झूठ की होलसेल करते हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के सीमांचल में सक्रिय होने की वजह से जब बिहार में महागठबंधन ये सोच में पड़ गई है कि आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में आखिर AIMIM अगर इसी तरीके से बिहार में इलेक्शन लड़ती रही, चुनाव लड़ती रही, तो फिर हम लोगों का क्या होगा। आपको बता दूं कि बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के सियासी हलचलें तेज है। राजनीतिक दल अपने वोटरों को गोलबंद करने में जुट गए हैं। सबकी नजर जातिगत वोटों के साथ साथ एम वोटर पर भी है, यानी कि मुसलमान नियम से मुसलमान होता है। रामनवमी पर सासाराम और नालंदा में भड़की हिंसा के बाद AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की सक्रियता और बिहार के सभी लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने के बारे में उनके बयान ने महागठबंधन की चिंता बढ़ा दी है। महागठबंधन को अब ये डर सताने लगा है कि आने वाले चुनाव में क्या होगा। महागठबंधन के घटक दल इसको लेकर के परेशान है, खासा परेशान है। उनका कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी का जो भी प्रभाव है वह सीमांचल में ही है। बिहार के अन्य क्षेत्र में उनका कोई भी वोटर नहीं है, लेकिन वे स्वीकार करते हैं कि ओवैसी जीत हार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इधर असदुद्दीन ओवैसी की सक्रियता बढ़ने के बाद महागठबंधन इफ्तार पार्टी के बहाने अपने परंपरागत एम वोटरों को, यानी कि मुस्लिम वोटरों को गोलबंद करने में जुट गई है। इसके साथ ही महागठबंधन अपना कुनबा भी बड़ा करना चाहते हैं। जहां जदयू की ओर से हाल ही में चिराग पासवान को दिए गए ऑफर को राजनीतिक पंडित इससे भी जोड़ करके देखते हैं। आपको बता दूं कि रामनवमी पर बिहार में हुई हिंसा के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में अपनी राजनीतिक सक्रियता बढ़ा दी है। ओवैसी इस दफे सिर्फ सीमांचल ही नहीं बल्कि बिहार के सभी लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही बिहार की सियासी नब्ज को समझ लिया था, जब उनकी पार्टी को किशनगंज लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में स्थानीय लोगों का समर्थन मिला था। इसके बाद से ही उनको बिहार और सीमांचल की सियासी जमीन उपजाऊ नजर आने लगी थी। जहां ये वह समय था जब पूरे देश में CAA NRC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। ओवैसी सीमांचल में इस मुद्दे पर रैली करके उनके साथ खड़े होने के संकेत दे दिए थे। इस दफा सासाराम और फिर नालंदा में रामनवमी के अवसर पर भड़की हिंसा को लेकर के उनके साथ खड़े दिख रहे हैं। यहाँ नीतीश और तेजस्वी यादव पर भी तंज कस रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी को पता है कि बिहार में उनके वोटर अभी तक RJD और फिर जदयू को वोट देते रहे हैं, इसलिए वे इन दलों पर ही लगातार तंज भी कस रहे हैं। वहीं पर नीतीश कुमार ने जब उनके तंज पर पलटवार किया तो फिर वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी पलटवार करते हुए उन्हीं को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी को सीमांचल में 5 सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि इन 5 में 4 उनका साथ छोड़ करके RJD में चले गए थे। ओवैसी इसी बात से तेजस्वी यादव से खफा हैं। यही कारण है कि वे 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में तेजस्वी से अपना हिसाब किताब चुकता करना चाहते हैं। अरसे तक सीमांचल के साथ साथ बिहार के मुस्लिम वोटरों पर RJD का कब्जा रहा है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी उनके परंपरागत वोट में सेंधमारी की पूरी तैयारी में जुट गए हैं। RJD को ये रास नहीं आ रहा है। यही कारण है कि इफ्तार पार्टी के बहाने RJD और फिर जदयू अपने परंपरागत वोटरों को गोलबंद करने में लगे हैं। इससे पहले सीमांचल में अपनी सभा करके महागठबंधन अपने एम वोटरों को गोलबंद करने का प्रयास कर चुका है। इधर बीजेपी को विश्वास है कि सीमांचल समेत पूरे बिहार में अगर ओवैसी ने अपने प्रत्याशी खड़ा कर दिए तो फिर बिहार में मुस्लिम वोटरों का विभाजन होगा और इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव सीमांचल में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ मुसलमान अगर ध्रुवीकरण हुए तो फिर हिंदू वोटरों को बीजेपी एकजुट कर सकती है। ओवैसी कुछ ही दिन पहले ही सीमांचल के इलाकों में घूम करके गए हैं। जब लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में RJD और जदयू अपना कुनबा बड़ा करना चाह रहे हैं। इसकी एक बानगी RJD की इफ्तार पार्टी के बाद देखी है, जब जदयू की ओर से चिराग को, यानी कि चिराग पासवान को महागठबंधन में आने का न्योता दिया गया। ऐसा नहीं है कि महागठबंधन ने सिर्फ चिराग पासवान को ही ये ऑफर दिया। सूत्रों का कहना है कि मुकेश सहनी और फिर जीतन राम मांझी को भी एकजुट रखने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि लोकसभा चुनाव में पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित वोट में किसी प्रकार की कोई भी सेंधमारी ना हो। RJD के एक सीनियर नेता का कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी की बिहार में सक्रियता से पार्टी को जो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, जब पार्टी इधर से पूरा करना चाह रही है। असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM बिहार की सभी लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में। अगर ऐसा हुआ तो फिर मुस्लिम वोटरों का बंटवारा तय माना जा रहा है। आपको बता दूं कि ओवैसी का असर बिहार में पहली बार 2020 के असेंबली इलेक्शन, यानी कि विधानसभा चुनाव में देखा था, जब उनके 5 उम्मीदवार जीत गए थे। इसके बाद पिछले साल गोपालगंज विधानसभा के उपचुनाव में भी देखा, जब वे RJD की जीत में ब्रेक बने।
अगर इस सीट पर ओबीसी के उम्मीदवार ने वोट नहीं काटे होते तो फिर गोपालगंज सीट बीजेपी के हाथ से निकल करके आरजेडी की हो गई होती। ओबीसी लोकसभा चुनाव 2024 में कुछ ऐसा ही करना चाहते हैं। हालांकि असदुद्दीन ओबीसी को जानने वाले कहते हैं कि वे बिहार की 4 लोकसभा सीट किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार पर अपने पूरे दमखम के साथ उतरना चाहते हैं। बचे हुए अन्य सीट पर वे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी के लिए मैदान में उतरेंगे, लेकिन महागठबंधन के सीनियर नेता इसे गंभीरता से ले रहे हैं। उनका कहना है कि ये हमें भी पता है कि लोकसभा की 4 सीटों को छोड़ करके किसी और सीट पर ओबीसी के वोटर नहीं हैं, लेकिन वे स्वीकार करते हैं कि इनके वोटर जीत और हार का कारण जरूर बन सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि एक तरफ चिलचिलाती धूप है तो दूसरी तरफ नौनिहालों के सिर पर स्कूल में मिली हुई किताब ढोने की जिम्मेदारी। दरअसल ये तस्वीर बिहार के समस्तीपुर जिले के वारिसनगर प्रखंड के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालय उत्तरावरी टोला बसंतपुर के रमनी वार्ड संख्या 1 की है, जहां स्कूल के प्रधानाध्यापक ने 3 बच्चों को किताब लाने के लिए वारिसनगर चौक पर भेज दिया। जब बच्चों का कहना है कि प्रधानाध्यापक ने कहा कि स्कूल का किताब आ गया है, जाकर के ले आओ। इसी वजह से तेज धूप होने के बाद भी मासूम बच्चों को धूप में सिर पर किताब ढोना पड़ा। मामला मंगलवार का बताया जा रहा है। बच्चों के द्वारा किताब ढोने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफ़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में 3 स्कूली छात्र दिख रहे हैं और फिर तीनों छात्र स्कूल ड्रेस में हैं, जो बाल मजदूर जैसा काम कर रहे हैं। पुस्तक ढोने वाले बच्चों में तीसरी और चौथी क्लास में पढ़ने वाले अमित कुमार, सौरभ कुमार और हिमांशु कुमार है। बच्चों का कहना है कि स्कूल के हेडमास्टर सुभद्रा देवी के कहने पर ब्लॉक से किताब लाने के लिए कहा गया था। ग्रामीणों का कहना है कि प्रखंड की दूरी करीब 3 किलोमीटर है, लेकिन गली मोहल्ले से ये दूरी घट करके करीब 500 मीटर हो जाती है। इन बच्चों को ब्लॉक के बीआरसी से अपने सिर पर पुस्तक रखकर लाना पड़ा। दोस्तों, बात करते हैं कि बीते दिनों प्रयागराज में अतीक अहमद और फिर उसके भाई अशरफ अहमद की सरेआम जान ले ली गई तो और उसके बाद से बहुत सारे सवाल उठे। पुलिस कस्टडी में हुई दोनों की इस घटना को लेकर के विपक्ष जम करके हमलावर हुई है, लेकिन मुद्दा और बड़ा तब बना जब सरकार और पुलिस पर सवाल उठाते हुए बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अतीक अहमद को जी कह गए। अतीक जैसे माफिया के नाम के साथ लगा ये सम्मानजनक सबको खटक गया। तेजस्वी यादव के इस बयान पर हंगामा करने में सबसे आगे बीजेपी की ही नेता थे, लेकिन मामला तब पलट गया जब तेजस्वी को लपेटे में लेने के चक्कर में बीजेपी की नेता ने ही अतीक अहमद को जी कह डाला। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बयान देते हुए अतीक अहमद को भी जी कह दिया। अब इसको लेकर के आरजेडी को मौका मिल गया है। आरजेडी कह रहे हैं कि बीजेपी खुद एक कीचड़ है, जिस पर ईंट फेंकने पर अपने आप पर कीचड़ पड़ता है। ठीक उसी तरीके से बीजेपी कह रही है, बीजेपी हमको सुधारने चले लेकिन खुद बिगड़े हुए हैं, वे अपने आप को नहीं देखते हैं। आरजेडी के नेताओं ने कहा है कि जिसके घर शीशे के हों वे दूसरे के घर पत्थर नहीं फेंका करते। इसका मायने ये हुआ है कि तेजस्वी यादव का अगर जी कहने पर आपको एतराज है तो फिर आपने भी तो जी कहा, जब उसका क्या, यानी कि दूसरे के घर में पत्थर फेंकोगे और अपना शीशा का घर दिखाई नहीं देता है। दोस्तों, बात करते हैं कि राजधानी पटना में 2 दिन पहले बालू माफियाओं द्वारा दिन दहाड़े खनन अधिकारियों पर हमला को लेकर के बीजेपी ने राजद और नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी ने कहा है कि लालू और बालू के बीच अटूट रिश्ता है। जब नीतीश कुमार ने राजद को खनन विभाग देकर के बिल्ली को दूध की रखवाली सौंपती है, जब तभी लगातार पुलिस और खनन अधिकारियों पर राजद नेताओं के गुर्गे हमला बोल रहे हैं। जब पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि बिहार में लालू और बालू का रिश्ता अटूट है, तभी राजद के सत्ता में आते ही बालू माफियाओं का दुस्साहस बढ़ जाता है और इसके कारण ही पटना में महिला अधिकारी पर जानलेवा हमला हुआ है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ने खनन विभाग लालू प्रसाद की पार्टी को सौंप करके बिल्ली को दूध की रखवाली देने जैसे फैसला लिया है। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि राजद के नेता सुभाष यादव और अरुण यादव बालू माफिया है। जब बालू माफिया सुभाष यादव को लालू प्रसाद यादव ने झारखंड के चतरा से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया था, जब दूसरे बालू माफिया राजद के पूर्व विधायक अरुण यादव है, जो लड़कियों के साथ गलत काम करने में फंसने के बाद अपनी पत्नी को विधायक बना करके राज कर रहे हैं। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि सुभाष यादव और अरुण यादव ने ही राबड़ी देवी के 8 फ्लैट को एक ही दिन में 5 करोड़ 28 लाख में खरीदा था। बालू माफिया राजद की पॉलिटिकल फंडिंग करता है।
दोस्तों बात करते हैं कि लंबे अरसे से जेल में बंद पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ होता दिख रहा है। नीतीश सरकार ने भी आनंद मोहन की रिहाई को लेकर के सकारात्मक रुख दिखाया है, जहां रिहाई के रास्ते में जो बड़ी बाधा थी उसे खत्म कर दिया गया है। बिहार सरकार ने बकायदा कानून में संशोधन किया है। बिहार सरकार ने उन प्रावधानों को हटा दिया है जिसके तहत आनंद मोहन की रिहाई नहीं हो पा रही थी। सरकार ने पिछले दिनों बिहार का हस्तक 2012 के नियम 481 आई में संशोधन किया है। संशोधन के जरिए उस वाक्यांश को हटा दिया गया है जिसमें सरकारी सेवक की जान लेने को शामिल किया गया था। इस संशोधन के बाद सरकारी सेवक की जान लेने की एक साधारण हत्या मानी जाएगी। इस संशोधन से पहले ड्यूटी पर तैनात सरकारी सेवक की जान लेने पर अपराध की श्रेणी में आता था। तत्कालीन डीएम श्री कृष्ण की जान लेने के मामले में आनंद मोहन 14 साल की सजा पूरी कर चुके हैं। इसके बावजूद भी उनकी रिहाई नहीं हो पा रही है। आनंद मोहन की रिहाई के संकेत और सरकार के फैसले का विरोध शुरू हो गया है। पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास ने सरकार के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की बात कही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार समेत उत्तर भारत के राज्यों में इन दिनों तेज गर्मी पड़ रही है। दिन भर लोग घरों में ही दुबके हुए जब निकल भी रहे हैं तो फिर रुमाल, स्कार्फ समेत अन्य कपड़ों के से चेहरे को ढक करके घर से बाहर निकल रहे हैं। जब पटना में गर्मी ने 43 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जब बिहार के 33 जिले सीवियर हीट वेव की चपेट में ही। पटना का तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसी बीच अब मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए मुजफ्फरपुर में 5वीं तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। यहाँ 20 से 22 अप्रैल तक क्लास नहीं लगेगी। जब पटना में भी सभी स्कूल अब सुबह 10:45 तक ही खुलेंगे। वैशाली में भी स्कूल सुबह 10:30 बजे तक ही खुलेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि भाजपा को बिहार से खतरा है, इसीलिए बिहार को टारगेट किया जा रहा है। पहले तमिलनाडु से जुड़े मुद्दे पर, फिर बिहार शरीफ और फिर सासाराम में सांप्रदायिक उन्माद फैलाने का प्रयास किया। जहां उनके नेताओं की तरफ से आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। भाजपा मेरे खिलाफ बिना किसी आधार के सीबीआई और फिर ईडी का इस्तेमाल कर रही है। वे लोग मुझे उलझाए रखना चाहते हैं, मेरी छवि खराब करना चाहते हैं। बुधवार को राजद प्रदेश कार्यालय में आयोजित अम्बेडकर परिचर्चा कार्यक्रम के समापन समारोह में ये बातें कही है। तेजस्वी यादव ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि वे लोग झूठ के मैन्युफैक्चर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमने गंगा जमुनी संस्कृति को कायम रखा है। जब बिहार में सरकार गिराने की उनकी साजिश को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मिलकर के हम लोगों ने सफल नहीं होने दी। अभी लड़ाई लंबी है, हम लड़ते रहे हैं। देश में समान सोच के साथियों को एकजुट करने की दिशा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अच्छी पहल की है। इसके सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की राजद नेता लालू प्रसाद यादव ने भी तारीफ की है। इसे अब गाँव-गाँव तक पहुँचाया जाएगा। जब प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी के अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम के अंतिम दिन वरिष्ठ पत्रकार जयशंकर गुप्ता और फिर दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापक लक्ष्मण यादव ने संबोधित किया। वरिष्ठ पत्रकार जयशंकर गुप्ता एवं लक्ष्मण यादव को सम्मानित किया गया। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।